Hello, good morning, everyone. Let's start the lecture. आपको स्क्रीन और साउंड प्रॉपर आ रहा होगा, एक बार कंफर्म कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग एंट्रोपी के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कोई डाउट कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। रिवीजन लेने वाले हो क्या? मीन्स अब तक जो पढ़ाया है उसका रिवीजन। आपके पास ये नोट्स, ये इसका रिकॉर्डेड वर्जन तो ऑलरेडी है। अगर हम आपको बताएंगे दोबारा तो वही बताएंगे। और रिवीजन एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद रिवीजन शेड्यूल करेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है आप उसको, अगर आपके बैकलॉग्स है या कुछ आपसे मिस हुआ है तो आप उसको रिकॉर्डेड लेक्चर से देख करके कंप्लीट कर सकते हो। उसके बावजूद अगर डाउट बचता है, जो कि बहुत कम बचेगा, तो आप पर्सनली बात करके शॉर्ट आउट कर सकते हो। क्योंकि अगर पूरा रिवाइज करेंगे हम लोग अभी तो इट विल टेक टू मच टाइम। और एक बार सिलेबस हो जाएगा उसके बाद जरूर रिवाइज करा देंगे 11th और 12th का टुगेदर। चलेगा, एंट्रोपी को आगे बढ़ाते हैं। एंट्रोपी में मैंने आपको बताया था दिस मेजर्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम, और बेसिकली चेंज इन डिग्री ऑफ रैंडमनेस। फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू द हीट दैट यू सप्लाई डिवाइड बाय टी। ये आपको समझ में आ गया होगा टी के साथ किस तरह से लिंक है, डी क्यू के साथ किस तरह से लिंक है। अब आपने जितना भी हीट से रिलेटेड पढ़ा हुआ है, जहाँ भी डी क्यू को पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक बार आपको डी क्यू समझ में आता है, उस डी क्यू को यहाँ रखेंगे, फिर इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल एंट्रोपी चेंज पता चल जाएगा। ये टोटल एंट्रोपी चेंज बताता है, माइंड इट, ये चेंज है, चेंज इन एंट्रोपी। अगर इनिशियल एंट्रोपी अपने को पता हो तो फाइनल बता सकते हैं, या फिर चेंज बता सकते हैं। लास्ट में एक दो फॉर्मुलेशन किए थे जस्ट टू वार्म यू अप। एक दो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ बेस्ड ऑन द प्रीवियस फॉर्मूलाज। आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे आपसे पूछता है कि कैलकुलेट change in entropy when 5 gram ice melts। इतना आपको क्वेश्चन दिया, छोटा सा क्वेश्चन है। 5 ग्राम आइस है, वो मेल्ट करता है, उसके मेल्टिंग की वजह से कितना एंट्रोपी में चेंज होगा, यू हैव टू फाइंड दैट आउट। मैं एक मिनट के लिए पॉज करता हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए, एक आंसर आएगा, निकालने की कोशिश कीजिए। उसके साथ आपको ये भी बताना है ये एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सभी लोग ट्राई करें। फोर 400 by t, you can also put the value of t, एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। Can you identify the t and put its value? Good. Yeah, so 273 से हम डिवाइड करेंगे और इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, तो अपने को आंसर मिल जाएगा।
और साथ में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सो दोनों पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सभी के सेम आंसर्स आ रहे हैं। सो करना क्या होगा अपने को, चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी होता है। लास्ट क्लास हम लोगों ने बात की थी कि जब कभी फेज चेंज होता है तो फेज की वैल्यू एम एल बाई टी बन जाती है ड्यूरिंग फेज चेंज, और फेज चेंज में जो टी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है, यू नो दैट। जब कभी आइस मेल्ट करेगा तो आइस किस पे मेल्ट करेगा, वाटर पे, और ये जो मेल्टिंग होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो टी इज देयर, टी इज 273 केल्विन, यू नीड टू प्लेस इट इन केल्विन। तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखते हैं, तो जहाँ डेल्टा टी आती है वहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई होता है, दैट्स ऑल। How much mass is, you know that mass, so change in entropy is going to be m, which is 5 gram, और L जो भी होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम में होता है, सो कैलोरीज में बचेगा ये। यूनिट का भी ख्याल रखना होता है, अदरवाइज आपको वो ट्रैप कर लेगा, एक बार कैलोरी बोलेगा एक बार जूल बोलेगा, तो हम ये बोलेंगे कैलोरी बचा हमारे पास, केल्विन बचा। सो कैलोरी पर केल्विन विल बिकम द यूनिट, और ये नंबर बन जाएगा। इस नंबर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 400 डिवाइड बाई 273 कैलोरीज पर केल्विन। ये कैलोरी क्यों आया, जूल क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने इसको जो एल की वैल्यू प्लेस किया ना वो कैलोरी पर ग्राम में की है, और ये ग्राम में था। यूनिट को आप जानते हो हाउ टू हैंडल देम। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस समथिंग आ जाएगा, जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो 1 प्लस 4 6 और समथिंग लाइक आ रहा है, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। सो ये आ जाएगा। दैट मीन्स अगर 5 ग्राम आइस मेल्ट करता है तो उस सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज आया, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम बता सकते हैं। सो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो आपको फ्रेम करके दे देगा, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको लॉजिक पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद अपने को ये भी पता करना था कि दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो हाउ टू डिसाइड कि इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। लास्ट क्लास में आइडिया दिया था कि ये आइस सॉलिड है, ये वाटर है। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे और वाटर में ज्यादा, वाटर में जो होंगे लिक्विड में, तो आप पाओगे लिक्विड में ज्यादा रैंडमाइज हो सकते हैं, आइस में कम, तो उसकी रैंडमनेस बढ़ रही है, यानी एंट्रोपी बढ़ रही होगी। दूसरा तरीका, अपने पास आइस थी, आइस को मेल्ट करने के लिए आपको हीट देना होता है या हीट निकलता है। जब कभी हम हीट सप्लाई करते हैं एंट्रोपी बढ़ती है, अगर हीट एक्सट्रैक्ट होती है एंट्रोपी कम होती है। तो यहाँ पर आपने हीट को सप्लाई किया है, सो दैट मीन्स डेल्टा क्यू वाज पॉजिटिव, हेंस डेल्टा एस इज पॉजिटिव, हेंस इट इज इंक्रीजिंग। सो आइदर वे यू कैन कंक्लूड कि इंक्रीज करेगा 1 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, कैलोरी पर केल्विन में आएगा। टेम्परेचर उसने नहीं बोला है, तो आपको समझना है कि कितना टेम्परेचर चल रहा होगा, और क्या टेम्परेचर होगा वो भी पता कर सकते हो, उसको रखेंगे केल्विन में रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ग्रेटर देन 1 का मतलब एग्जैक्टली आप कैलकुलेट कर लोगे, जैसे 1.46 आ रहा है तो 1.46 आप बोल दोगे, ठीक है। चलेगा, तो ये फेज चेंज से रिलेटेड था। एक और एग्जांपल दे देते हैं, जो दूसरा फॉर्मूला था उस पर बेस्ड। फॉर्मूला आपके नोटबुक में होंगे, आपने रिवाइज कर लिया होगा। सपोज कर ले ऐसा बोलता है कि अपने पास वाटर है, सो अगेन कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज व्हेन, let's say 10 gram water is heated from 27 degree Celsius temperature to 57 degree Celsius temperature. So अगर आपसे बोलता है कि आपके पास 10 ग्राम वाटर था, आपने उसको हीट किया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक, सो क्या उसकी एंट्रोपी में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप हीट कर रहे हो। कितना आएगा ये अपना पर्पज है।
Yes, you were asking if greater than 1 indicates entropy increase. No, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेल्स अस कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है. अगर चेंज कभी पॉजिटिव आता है इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है. चेंज कभी नेगेटिव आता है इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा है. 1 के रिस्पेक्ट में नहीं वॉच करेंगे. 1 केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा. इसका आंसर बताया जरा 10 ln 1.1 और 33/30 दैट्स 1.1. ओके. गुड. सो वो ऑप्शन में देख करके आपको देख लेना होगा कि क्या सिंप्लीफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है. सो इट्स लाइक कि आपको फॉर्मूला लगाना है चेंज इन एंट्रोपी. सो चेंज इन एंट्रोपी इज ms ln t फाइनल बाय t इनिशियल. आप चाहो तो स्टार्ट से डेरिवेशन भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन dq बाय dt से लेकर के. अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली भी फॉरवर्ड मूव कर सकते हो. मास आपको 10 दिया गया. जब कभी आप नंबर्स बताओ तो यूनिट को भी बताना बनता है, वरना कुछ लोग जूल समझेंगे, कुछ कैलोरीज समझेंगे. और वो क्या करेगा, एक ऑप्शन जूल में देगा, एक कैलोरी में देगा. सो वो आप एस की वैल्यू किस पे रखते हो, सारा कुछ इस पे डिपेंड करेगा. सो अगर इसको हम लोग ग्राम में रखते हैं तो इसको हम कैलोरीज पर ग्राम में रख लेंगे. सो कैलोरीज पर ग्राम में ये 1 होता है. ln फाइनल टेम्परेचर को 57 डिवाइड बाई 27. अब क्या ऐसा कर सकते हैं हम 57/27? ऐसा करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. एक ऑप्शन ऐसा भी देगा. और फिर अपने को क्या करना होगा, इनको करना होगा. सो वी शुड राइट इट एज लाइक 57 + 273 डिवाइड बाई 27 + 273. बाय द वे सभी ने वो सही किया है. अच्छी बात है. तो ये बन जाएगा अपना कैलोरीज पर केल्विन. दैट्स डन. एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो ये 10 है, ये ln है, और ये नंबर जस्टिफाई कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 7 मिला के 280 हो जाएगा. 330 डिवाइड बाई ये 300 पॉपुलर नंबर है. सो दैट्स व्हाट योर आंसर इज. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. 10 टाइम्स ln 1.1. अगर उसको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगा तो ln 1.1 की वैल्यू आपको ब्रैकेट में लिख के बता देगा, या फिर ln 11/10 या जो भी है, तो उसकी रख करके हम आंसर बता सकते हैं, वैल्यू रख करके. अगेन ये इंक्रीज करेगा. आई थिंक दैट्स ऑब्वियस. कैसे ऑब्वियस है? क्योंकि आप हीट कर रहे हो. जब कभी आप हीट करोगे तो एंट्रोपी बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है. सो मतलब सेम फेज में ही रहते हुए भी रैंडमनेस बढ़ती है. ज्यादा वाटर हीटअप हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रैंडमाइज हो जाएंगे, तो एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी. तो उसको हम क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से हैंडल कर सकते हैं. और एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन क्वालिटेटिवली पूछेगा कि अगर लेट्स से कि वाटर इवेपोरेट हो रहा है, सो व्हाट हैपेंस टू द एंट्रोपी. तो हम बोलेंगे कि लिक्विड से हम लोग गैस पे जा रहे हैं, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है. विदाउट कैलकुलेटिंग वी कैन फाइंड इट आउट कि इंक्रीज कर रही है. न्यूमेरिकली निकालना होगा, क्वांटिटेटिवली तो आप ऐसे बताएंगे. ओके चलेगा. अब इसको हम लोग और आगे बढ़ा लेते हैं. अभी तक हम लोगों ने लिक्विड और सॉलिड जैसा कुछ देखा. गैसेस पे भी हम लोग डीक्यू जानते हैं. सो इस तरह अगर हेडिंग लिखना हो तो लिख सकते हैं एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेस. अगर अपने पास आइडियल गैस है, उसकी एंट्रोपी चेंज पता करनी है, तो क्या करने वाले हैं. तो जब कभी आपको एंट्रोपी चेंज निकालना होगा तो आप बोलोगे चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq by t, एंड वी हैव अंडरस्टूड व्हाट दिस एक्सप्रेशन सेज. तो अपने को dq पता करना होगा, t के साथ उसको रिलेट करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा जहां से जहां तक बोलेगा. नहीं बोलेगा तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी जानते हैं, वो भी कर सकते हैं, कांस्टेंट लगा देंगे. सो आइडियल गैसेस वगैरह रहते हैं तो अपने पास क्या रहता है, क्या dq के बारे में कुछ आइडिया रहता है? यस रहता है. क्या होता है? ये du + dw होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग. सो किसी भी गैस के लिए जो अंडर किसी प्रोसेस पे चल रहा है या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस पे चल रहा है, तो एज पर द फर्स्ट लॉ dq की वैल्यू ये होती है. इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस बिकम्स ncv dt. cv की वैल्यू अपने को पता चलती है डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस. बाकी कुछ और जानने की जरूरत नहीं है. dw के बारे में 2 पैरामीटर्स चलते हैं, p और v. तो इसके लिए एक कंडीशन आपको बताएगा कि आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, या कोई और प्रोसेस है.
जब तक प्रोसेस नहीं पता चलेगा तब तक ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। एनीवे, सो ये डी क्यू हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो डी एस का एक फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है, ये बनेगा इंटीग्रेशन एन सी वी डी टी बाई टी प्लस इंटीग्रेशन, मैं इसको दो पार्ट में डायरेक्टली ब्रेक कर दे रहा हूँ, यू कैन कैच दैट। एक बार ये इसको रखेंगे तो इस पर इंटीग्रेशन लगेगा, फिर इस पर लगेगा, टी दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ना। इसके बाद में अब देखो कि एनसीवी तो कांस्टेंट रहता है, तो एनसीवी बोथ आर कांस्टेंट, सो यू कैन टेक देम आउट। एनसीवी ये इंटीग्रेशन है डी टू डी टी बाई टी, इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जा सकता है क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। इसके बारे में सोचना है, ये पी डी वी बाई टी है, तो पी टी वी तीन तरह की चीजें चल रही हैं। आइडियल गैस के लोगों ने बात की है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी हमारे पास ऑलरेडी रहने वाला है। अपने को पी वाई टी चाहिए, तो यहाँ से पी वाई टी को कॉपी कर सकते हैं, तो ये एन आर बाई वी बन जाएगा। सो दूसरा इंटीग्रेशन हमारे पास जो बच रहा है वो एन आर बाई वी इंटू डी वी बन रहा है, ये भी डुएबल टाइप का बन जाएगा। सो दिस इज बेसिकली एन सी वी डी टी, सॉरी डी टी को भी बाहर ही अंदर ही रखते हैं। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये एल एन बन जाएगा। और अगर आपसे बोलता है कि इनिशियल स्टेट पता है, फाइनल स्टेट पता है, तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग इनिशियल से फाइनल तक करने वाले हैं। तो मैं लिमिट लगा देता हूँ, टी इनिशियल से टी फाइनल। इसमें हम लोग टी की लिमिट लगाएंगे क्योंकि टी का इंटीग्रेशन चल रहा है, ऑब्वियस थिंग्स। ये डी वी बाई वी है, तो अगर आपको इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम पता है तो इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक इसको लगा सकते हैं। तो अपने पास एक जनरल फॉर्मूला निकल आएगा किसी भी प्रोसेस के लिए, एंट्रोपी चेंज जो होगा वो इस एक्सप्रेशन से दिया जा सकता है। कौन सा? एन सी वी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखा गया है। बाय नाउ यू नो कि हाउ दिस इंटीग्रेशन कम्स लाइक एल एन का रेशियो, एल एन के इनसाइड का रेशियो, सो वो आप जानते हो। अब चौथे इसको याद रख सकते हो। और कभी आपसे पूछेगा कि एंट्रोपी चेंज बताइए किसी भी आइडियल गैस का किसी एक प्रोसेस के थ्रू, तो जो भी प्रोसेस उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। और अगर इनिशियल फाइनल स्टेट्स पता होंगे तो इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और एटॉमिसिटी ऑफ गैस को देख करके आप बता सकते हो कि कितना चेंजेस आ रहे हैं एंट्रोपी में। कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पे करा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था और ये एंट्रोपी की डेफिनेशन थी, बस दोनों को आपने यूज किया है। साथ ही साथ आपने ये आइडियल गैस इक्वेशन को भी यूज किया और सिंप्लीफाई कर डाला। चलेगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डेरिवेशन करके भी कर सकते हो कभी भी। तीनों पॉइंट्स याद रखने, डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, आइडियल गैस इक्वेशन एज वेल एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीनों आपको याद रह जाएगा क्योंकि आप रिपीटेडली यूज कर रहे हो उनको। सपोज के लिए ऐसा बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ an ideal monatomic gas are heated or is heated, एक मोल है, is heated to increase its volume to twice of initial, बेसिकली डबल करने वाली बात कर रहा हूं मैं। फाइंड
entropy change if the process was isothermal. बेसिकली ये जानना चाह रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वॉल्यूम ट्वाइस कर रहे हो आप, 1 मोल लिया है, आइडियल मोनोटॉमिक गैस है, उस केस में कितना एंट्रोपी इंक्रीज आने वाला है या चेंज आने वाला है वो आपको बताना है। आंसर आप आर के टर्म में छोड़ सकते हो क्योंकि सीवी में भी आ रहेगा, अदरवाइज भी आ रहेगा। Pranav, you are saying RLN2. Okay. Let's wait कि बाकी और responses है। आगे सभी लोग सेम आंसर बता रहे हैं, अच्छी बात है। सो अपने पास आइडिया क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, सो टी फाइनल इज इक्वल टू टी इनिशियल एंड वी फाइनल इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी इनिशियल एंड अपने पास बाकी क्या है, एन की वैल्यू 1 दी गई है और सीवी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो मोनोटॉमिक गैस है 3/2 आर के बराबर हो जाएगी। सारे पैरामीटर्स आपके पास अवेलेबल है। You can go for the direct formula जो हम लोगों ने बात की, change in entropy is equal to NCV ln T final upon T initial, both are equal, plus ln V final upon V initial। आपको समझ में आ गया होगा ना। ये T final T initial बराबर है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा N CV की जगह 3R/2। अभी ना भी रखो तब भी चलेगा क्योंकि ln 1 बनने वाला है। ln 1 की वैल्यू 0 होती है, एवरीबॉडी नोज दैट। एन आर ये ln2 बनने वाला है, सो फर्स्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा, n की वैल्यू आप 1 रख दोगे तो ये बनेगा r ln2। हीट किया है सो ये इंक्रीज किया होगा, r की वैल्यू अगर आप कैलोरीज में रखोगे तो कैलोरीज में आंसर आ जाएगा, जूल में रखोगे तो जूल में आंसर आ जाएगा। सर से एक ऑप्शन होगा r ln2, उसको आप आंसर कर दोगे। मेक सेंस? सपोज के लिए ए पार्ट था, अगर इसी में हम दूसरा पार्ट बी जोड़ देते हैं और क्वेश्चन है व्हाट इफ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। इसका बी पार्ट फ्रेम किया है जिसमें प्रोसेस का नाम बदल दिया गया एंड प्रोसेस इज कंसीडर्ड नाउ एज एडियाबेटिक प्रोसेस। we need to still find the same quantity, that is change in entropy for the same process, for the same case, same gas, same thing। एक आंसर 0 आ रहा है, being supported। हाँ, तो यहाँ से अपने को एक बहुत अच्छा पॉइंट मिलने वाला है कि नो मैटर गैस हो, नो मैटर क्या टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हो, अगर आपने एडियाबैट वर्ड यूज किया तो एडियाबैट वर्ड के लिए dq की वैल्यू तो 0 होती है और हमारे पास डेल्टा एस की डेफिनेशन है इंटीग्रेशन dq/t। इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा। सो जब कभी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी चेंज विल बी 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है और इसको हम लोग कई बार यूज करने वाले हैं। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज 0, दैट मीन्स एंट्रोपी डज नॉट चेंज, दैट मीन्स एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, इजंट इट? नाउ अब अपने पास 4 थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हो गए, वो मैं आपको याद दिला देता हूँ। सो इसका दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे लिख लीजिए। इसका मतलब हुआ एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपसे पूछेगा किस प्रोसेस पर एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। अभी आप रियलाइज करोगे हम लोग एंट्रोपी पे इतना क्यों फोकस्ड हो गए और क्यों इतना पढ़ना स्टार्ट किए। उसकी वजह से ये थी
कि अपने को ये पता था कि अगर आइसोबारिक प्रोसेस होती है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, अपने को ये भी पता था कि आइसोथर्मल होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक होती है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। लेकिन एडियाबेटिक केस में ऐसा कोई टर्म नहीं मिला था जिसको हम बोल सके कि वो कांस्टेंट होते हैं। अब अपने को एक टर्म मिला, आप में से किसी ने पहले पूछा भी था कि क्या इंडिकेट करता है ये, तो जब कभी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो हम बोलेंगे उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। सो अब थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। सो अगर आपको P कांस्टेंट मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस है। इफ P is constant implies isobaric process. If V is constant, this implies, or both ways you can say, ये both ways चलता है, isochoric process. Similarly for temperature, and the new is coming for adiabatic. ये सारी चीजें आप जानते हो, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ so that कि all the 4 parameters आपके सामने आ जाए। अगर S constant है, that is entropy constant है, that implies adiabatic process. Got it? So ये P, V, T, S, these are 4 thermodynamic variables which are required to completely explain the state of a gas या thermodynamic system. किसी भी thermodynamic system का state को completely explain करने के लिए आपको ये P, V, T, S 4 parameters की जरूरत पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंग ये 4 पॉपुलर प्रोसेसेस होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, आप जानते हो, जैसे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी है, फ्री एक्सपेंशन भी है, उसको भी हम लोग भी पढ़ लेंगे, सो कॉपी कर लीजिए। तो कई बार आपको क्या करेगा, जिस तरह से पीवी के बारे में बात करता था, फिर पीटी के बारे में बात करता था, वीटी के बारे में बात करता था, उसी तरह से इनके भी एस को भी इंक्लूड कर लेगा। पर्टिकुलरली ग्राफ पूछना स्टार्ट कर देता है कि पीएस का, वीएस का ग्राफ कैसा बनेगा, टीएस का ग्राफ कैसा बनेगा। तो अपने लिए एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है जिसको याद भी रखना होता है। तो मैं आपको एज अ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, लेकिन वो रिजल्ट भी है, उसको याद भी रखना है। आपसे पूछा ये जा रहा है, ड्रॉ T versus S graph for Carnot cycle. You know the Carnot cycle, of course. उसका हमको ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है? T versus S. आप ड्रॉ कीजिए, मैं देख नहीं सकता हूँ कि आपका क्या है, आपने क्या ड्रॉ किया है, बट मैं ड्रॉ करूंगा, देन यू कैन मैच कि आपने एग्जैक्टली सही बनाया है। प्रॉपर एरोज के साथ उसको ड्रॉ करना है। सो इस लाइक कि पीवी डायग्राम को आपको टीएस डायग्राम में कन्वर्ट करना है। या फिर आप प्रोसेस से याद रखते हैं तो वहां से भी काम चल जाएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा कि टी वर्सेस एस ऑफ अ कार्नोट साइकिल क्या होता है, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, इसीलिए हम लोग उसको एज एग्जांपल ले रहे हैं। एक रेक्टेंगल आएगा, ओके। सो पीवी में कैसा दिखता था? पीवी में कुछ ऐसा दिखता था, रिकॉल करा देता हूँ मैं। 2 एडियाबेट हुआ करते थे और 2 आइसोथर्म्स हुआ करते थे। यहाँ से स्टार्ट होता था 1, then 2, then 3, then 4। सो रेक्टेंगल आप लोग बता रहे हो। ड्रॉ करने का अपने को टेक्निक आता है, कोई भी ग्राफ कहाँ से कैसे ड्रॉ करते हैं। तो किसी एक स्टेट को आप पकड़ लेते हो, तो जैसे मैंने 1 को यहाँ पे पकड़ लिया, 1 स्टेट, इसका P, यहाँ से PV पता चल जाएगा, NRT लगा के उसका T पता कर लेंगे, फिर एंट्रोपी पता कर लेंगे। तो ये 1 स्टेट हमने लेके चलते हैं। 1 से अपने को 2 जाना है, 1 से 2 में कैसा जाएंगे? आइसोथर्मल जाएंगे। तो आइसोथर्मल जाने का ये तरीका होता है। फिर अपने को देखना है कि लेफ्ट वर्ड्स जाना है या राइट वर्ड्स जाना है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से ग्राफ को रीड्रॉ करते हैं। सो लेफ्ट राइट जाने के बारे में आप कुछ ऐसा बोलते हो कि आपको ये देखना होगा कि क्या चल रहा है। सो 1 से 2 जा रहे हो, 1 से 2 जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है।
अगर किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी रैंडमनेस पे क्या फर्क पड़ेगी, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, वो हम पता कर सकते हैं क्योंकि उसको ज्यादा स्पेस मिलेगा तो वो ज्यादा रेंडमाइज हो जाएगा, ज्यादा डिसऑर्डरनेस हो जाएगा, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। और अभी भी देखा था कि कुछ एनआर एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल आता है, फाइनल बढ़ा हुआ तो बढ़ेगा। इस तरह से आप लिंक कर सकते हो कि एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ने वाला है। मीनिंग इसकी ये इधर जाएगा। हम लोग एक गो पे भी ड्रॉ कर सकते हैं बट एक्सप्लेन करके ड्रॉ करने से फायदा है। 2 पॉइंट तक पहुंचते हैं। 2 के बाद फिर 2 से 3 जो है वो एडियाबैटिक है। अब हम लोग समझ चुके हैं कि एडियाबैटिक का मतलब होता है एस कांस्टेंट होना। तो ये आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, या तो अप साइड जाना होगा या तो डाउन साइड जाना होगा, एस कांस्टेंट दिखाना है। फिर आपको देखना होगा जब आप 2 से 3 जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, प्रेशर कम हो रहा था, और इससे तो कुछ, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि ये हायर टेम्परेचर था, ये लोअर टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर हमारा डाउन जा रहा है, तो हम टेम्परेचर डाउन की तरफ जाएंगे। सो डाउन टेम्परेचर नीचे मिलेगा। दैट्स 3 पॉइंट। कोई और भी ग्राफ आएगा तो ऐसा हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं और ड्रॉ करते हैं, फिर 4 ऑप्शन में मैच करा देते हैं कौन सा एग्जैक्टली जाने वाला है। देन आफ्टर 3 to 4 आइसोथर्म है, तो आइसोथर्म हमारा ये बनेगा। साइक्लिक का आंसर साइक्लिक आता है, ये आपको पता है, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हम राइट साइड अब नहीं जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। और चेक भी कर सकते हैं कि ऊपर जा रहे हैं तो ये वॉल्यूम अपना कम हो रहा होता है, यू नो दैट। सो इधर आ जाएगा। इसके बाद फिर से अपने को ऐसा बनाना है कि यहाँ से एडियाबैटिक प्रोसेस को जस्टिफाई किया करे, तो जस्टिफाई करा देंगे तो ये अपने हो जाएगा। सो ये वन हो जाएगा। तो ये ग्राफ आप याद रख लीजिए, ये एक रेक्टेंगल बनता है, बिल्कुल सही बोला। जो हायर टेम्परेचर T1 होता है वो ये होता है, लोअर टेम्परेचर T2 होता है वो ये होता है। जो T1 T2 यहाँ आप लोग प्लॉट किया करते थे। और ये कोई एंट्रोपी कम वाली होगी, ये ज्यादा वाली एंट्रोपी होगी। सो दिस इज द T वर्सेस S डायग्राम फॉर अ कार्नोट साइकिल। अगर आपने खुद से ड्रॉ कर लिया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको ड्रॉ कर लीजिए, इट्स अ रेक्टेंगल, और वहां से हम बता सकते हैं कि किस तरह से दिखने वाला है। उनके एरोज भी हमारे लिए मैटर करने वाले हैं। इसी से एक और पॉइंट लिंक कर सकते हैं, छोटा सा पॉइंट है। अपने पास ये फॉर्मूला था ds इज इक्वल टू dq बाई, मैं आपसे पूछता नहीं, मैं डायरेक्टली उसको बता रहा हूँ। अगर आप इसको रीराइट करो तो dq की वैल्यू क्या बनने वाली है, tds। आप जानते हो कि अगर इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या बनेगा। सो ये बनेगा डेल्टा q which is basically integration of dq which is basically integration of tds। जब आप ये tds इंटीग्रेशन देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा कि t वर्सेस s डायग्राम अगर आपको दिया गया है तो उससे अपने को मिलने क्या वाला है। आपको पता है ना कि P वर्सेस V डायग्राम में अगर ये एरिया निकालते हैं, एरिया इनसाइड द साइकिल, यू नो दैट्स अ वर्क डन बाय द साइकिल और बाय द सिस्टम। सो वो वर्क डन देता है P वर्सेस V डायग्राम में। सो P वर्सेस V डायग्राम में ये जो एरिया होता है, दैट एरिया गिव्स अस वर्क डन। Somebody can ask or question can be given what this area is going to give us. Area inside or under the T versus S diagram. So this is what it is. Can we say this is area under T versus diagram? और ये क्या दे रहा है अपने को, डेल्टा क्यू, द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व्ड। सो एरिया विल गिव अस हीट, उसमें कितना हीट इन्वॉल्व है, कितना हीट का इन्वॉल्वमेंट चल रहा है नट सेल में, तो वो पता चल जाता है। तो यहाँ से अपने को हीट पता चल गया, यहाँ से वर्क डन पता चल गया। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। बेसिकली हम लोग ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइक्लिक प्रोसेस अगर हमको दी हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, साइक्लिक के लिए जीरो होता है। वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया अंडर पीवी डायग्राम और साइकिल का एरिया जो कि पीवी डायग्राम में आता है। हीट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टी वर्सेस एस डायग्राम से। सो ये जो एस है, एंट्रोपी है ना, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है। और इस तरह से एरिया भी मेजर कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए एज ए नोट पॉइंट, और एग्जाम में पूछा जाएगा
तो वो सिंपली क्या करेगा, S1 की वैल्यू दे देगा, S2 की वैल्यू दे देगा, T1 की वैल्यू दे देगा, T2 की वैल्यू देगा और बोलेगा बताइए कार्नोट साइकिल में कितना हीट इन्वॉल्व हो रहा है। So you just find the area and say कि कितना हीट इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा, आपने कुछ लिखा था अन्ना मिश ने कि इज इट कंपल्सरी फॉर अ कार्नोट साइकिल टू बी साइक्लिक फॉर एनी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। हाँ, कोई भी अगर साइकिल हम लेते हैं, कोई भी साइकिल लेते हैं वेदर से कार्नोट और अदरवाइज, तो उस साइकिल का डेफिनेशन यही होता है कि इनिशियल और फाइनल उनका जो स्टेट है वो सेम होना चाहिए। सो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होगा इररिस्पेक्टिव कौन सा एक्सिस आप लेते हो। सो एक्स एक्सिस पे क्या लेते हो, वाई एक्सिस पे क्या लेते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, साइकिल का आंसर साइकिल आएगा अगर वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो। इसमें आपसे और भी ग्राफ ड्रॉ करवा सकता है, हम लोगों ने कई सारे ग्राफ देखे हुए हैं। सो आप होपफुली कि आप रिलेट कर पाओगे ईच इंडिविजुअल प्रोसेस को, ग्राफ को, और उसको एक्सप्लेन कर पाओगे कैसा जा रहा है। ओके, अगर ये आपको जमता है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक दो और माइनर पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। वैसे यहाँ तक कंप्लीट हो जा रहा है, इतना ही आपसे पूछेगा एंट्रोपी को लेकर के, उसके बियॉन्ड हार्डली जाएगा। प्रोसेसेस में एक प्रोसेस होती है फ्री एक्सपेंशन, उसका उसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हम लोग प्रोसेसेस पढ़ रहे थे, कई सारी प्रोसेसेस पढ़ा था, जैसे कि साइक्लिक और ये जो पॉपुलर प्रोसेसेस हैं एज वेल एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कई एक्सपेंशन नाम लेता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपेंशन, उसको हम लोग समझेंगे, और क्या यूज करना उसको भी समझेंगे। सो नाम से क्लियर है, फ्री एक्सपेंशन। फ्री मतलब यू हैव नो, यू आर अलाउइंग द पिस्टन टू गो फ्री, और जब फ्री जाएगा तो एक्सपेंड भी करेगा। ओके, somebody मैसेज, मैं स्क्रीन को रीशेयर कर देता हूँ। सो अब वापस आते हैं फ्री एक्सपेंशन, और इसका जो कोर पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो उसके लिए फिगर बना लेते हैं, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। लेट्स से दैट्स अ सिलेंडर, और यहाँ पर आपने पिस्टन लगा रखा है, इस पर गैस फिल्ड है। गैस किसी भी एक इंस्टेंट पे एक पर्टिकुलर स्टेट पर होगी, दैट मीन्स इसका पर्टिकुलर वी होगा, पी होगा, टी होगा, एस होगा। अगर ये एक्सपेंड करता है या फिर कुछ चेंजेस आते हैं तो ये स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज होने का मतलब ये स्टेट वेरिएबल, इनको स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। ये जो स्टेट वेरिएबल्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो पी भी चेंज हो सकता है, वी चेंज हो सकता है, टी चेंज हो सकता है, एस, और सभी चेंज हो सकते हैं। अच्छा, ये जब अगर इक्विलिब्रियम पर होगा तो ये जो पिस्टन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसको हम इक्विलिब्रियम पे दिखाते हैं। इस पे लगने वाले फोर्सेस कैसे वर्क कर रहे होते हैं, यहाँ से प्रेशर लग रहा होगा पी ऑफ द गैस और एरिया ऑफ द पिस्टन। बाहर से प्रेशर फोर्स लग रहा होगा पी नॉट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ए ऑफ द एरिया ऑफ द पिस्टन। एज्यूमिंग कि फ्रिक्शनलेस एंड ऑल दैट थिंग, तो यहाँ से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि पी की जो वैल्यू है वो पी नॉट के बराबर है। सो अगर ऐसा आपको डायग्राम दिया गया है तो आप ये बोल सकते हो कि जो गैस का प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों के फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। पिस्टन हैज टू बी एट इक्विलिब्रियम। नाउ सपोज कर लीजिए, ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात थी, अब हम लोग फ्री एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। अगर आप यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, आउटसाइड वैक्यूम है, तो अगर आपने आउटसाइड को वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो यहाँ से जो पुश करने वाला फोर्स था वो चला गया। वैसे भी आप जानते हो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एरिया अगर छोटा थोड़ा भी हुआ तब भी कम चलेगा, क्योंकि वो 10⁵ होता है। दैट एटमॉस्फेयर बहुत फोर्सफुली इसको पुश कर रहा था। लेकिन अगर आपने इसको वैक्यूम कर दिया तो एक फोर्स चला गया। तो फिर ये जो फोर्स है गैस का पीए,
ये एक डोमिनेटिंग बहुत लार्ज फोर्स होगा। कंसिक्वेंस क्या बनेगा, ये बहुत फास्ट एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि फोर्स पी ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है जो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर को काउंटर कर रहा था। दैट मींस इट इज वेरी लार्ज प्रेशर। जो आप लोगों ने बात किया था कि लाइक ये हाइपर वन लूप का काम चल रहा है तो कितना फास्ट चल सकता है, तो आप समझ लो कि बहुत सारे लोगों को लेकर के बहुत रैपिडली जा सकता है। तो इस पिस्टन का क्या करेगा वो आप समझ सकते हो। सो ये जो पिस्टन है एक बहुत रैपिडली जाने वाला है, इतना रैपिडली जाने वाला है कि बाहर से हीट के लेने देने का जो एक्सचेंज करने का जो टाइम होता है वो टाइम भी नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर बाहर से हीट आ रही है, हीट अंदर से बाहर जा रहा है, उसको कुछ तो टाइम लगेगा हीट को ट्रांसमिट होने के लिए। एंड दिस प्रोसेस इज एक्सट्रीमली फास्ट। सो जब कभी आपको ऐसा बोलता है कि अ प्रोसेस इज एक्सट्रीमली फास्ट, इसका मतलब ये समझेंगे कि देयर इज नो टाइम फॉर हीट एक्सचेंज। इफ देयर इज नो टाइम फॉर हीट एक्सचेंज, दैट मीन्स प्रोसेस इज एडियाबैटिक। सो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, जनरल पॉइंट्स हैं। तो कभी अगर ऐसा बोलता है कि प्रोसेस इज फास्ट इफ अ प्रोसेस इज फास्ट, हम लोग फास्ट का मतलब एक्सट्रीमली फास्ट समझते हैं, या फिर बहुत फास्ट लिखेगा या वेरी फास्ट। सो इफ अ प्रोसेस इज फास्ट, दिस इंप्लाइज नो टाइम for heat to exchange, which further implies adiabatic process. ये जनरल पॉइंट है, किसी के लिए भी फ्री एक्सपेंशन ना भी बोला जाए तब भी। So, कई बार वो एडियाबेटिक नाम ना लेकर के ऐसा बोलेगा कि a process is very fast, that means it's adiabatic। अच्छा, इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि ये एडियाबेटिक है। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 आने वाली है। क्यू 0 आने वाली है, इवन दो ये जो चैम्बर है वो कंडक्टिंग है, हीट ट्रांसमिट हो सकता है, फिर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके पास टाइम का शॉर्टेज पड़ गया। तो एडियाबेटिक हो गया। सो हम बोलेंगे जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है वो एडियाबेटिक नेचर की होती है। मोर ओवर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू गेट द वर्क डन? वर्क डन होता है इंटीग्रेशन पीडीवी। ना जब लोग हम वर्क डन निकालते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट होगा उसको समझना होगा। वर्क डन निकालते हैं तो उसमें गैस का प्रेशर और डीवी से इंटीग्रेट करते हैं। हालांकि यहाँ पे गैस का प्रेशर है, लेकिन ये जो वर्क डन होता है ना वो अगेंस्ट किसी फोर्स के बारे में होता है। तो वर्क डन जो होता है वो किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है। सिस्टम हमारा कब वर्क करेगा? जब कोई फोर्स लग रहा होगा। तो जब यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था तो उसके अगेंस्ट ये वर्क करता था। तो जिसके अगेंस्ट इसको वर्क करना था उसके अगेंस्ट में कोई फोर्स ही नहीं अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट अगर जीरो फोर्स भी लगाएगा तो भी ये पिस्टन बहुत दूर चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो वर्क डन आएगा वो भी जीरो। नाउ ये वर्क डन जीरो क्यों आ रहा है ये आपको समझना है। वर्क डन जीरो इसलिए आ रहा है देयर इज नो फोर्स अगेंस्ट व्हिच द गैस कैन डू वर्क। लिख देता हूं मैं लैंग्वेज में। देयर इज नो फोर्स अगेंस्ट व्हिच द गैस कैन डू वर्क। इसका मतलब हुआ कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन भी जीरो होता है। जनरली वर्क डन जीरो हमारा कब हुआ करता था? रिमेम्बर दैट लाइक जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता था। उसके अलावा ये एक और केस है कि वर्क डन हमारा जीरो हो सकता है इवन दो वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, वॉल्यूम इज एक्सपेंडेड लाइक एनीथिंग। सो अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट देता है कि क्या वर्क डन केवल और केवल तभी जीरो होता है जब आइसोकोरिक प्रोसेस होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से ट्रैप कर सकता है एडवांस जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे करके। क्या वर्क डन तभी जीरो होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो? अब बोलोगे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वॉल्यूम चेंज हो रहा हो तब भी वर्क डन जीरो हो सकता है। वर्क डन वाला नहीं समझा? हाँ, मैंने आपको बोला था कि एक छोटा सा पॉइंट है, उस पर आपको केयरफुली समझना है वरना ये मिस हो जाएगा। वरना फिर अपने को ऐसा समझता है कि हम तो फोर्स तो लगा रहे हैं और वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो रहा है तो वर्क डन होना चाहिए। जबकि जब फिर से मैं बोलता हूँ, स्टेटमेंट को रिपीट करता हूँ। वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं बाय द गैस। जब हम वर्क डन बाय द गैस निकालते हैं इसका मतलब वर्क इज बीइंग डन बाय द गैस अगेंस्ट सम फोर्स।
तो किसी फोर्स के अगेंस्ट में हम वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो अगेंस्ट वाला फोर्स है वो कितना है? 0 है। नो अगेंस्ट फोर्स इज अवेलेबल, या नो फोर्स इज अवेलेबल विच इज अगेंस्ट टू दिस गैस फोर्स। तो अगर कोई फोर्स अगेंस्ट में है नहीं है, वो 0 है, तो इसका मतलब है 0 फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना है। सपोज कर लिया आपको 0 फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना हो, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नथिंग टू अपोज, इसलिए वर्क डन हमारा 0 आता है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस, ये रीजंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एडियाबैटिक क्यों होता है। द रीजन बीइंग कि टाइम शॉर्टेज है। वर्क डन 0 क्यों होता है? द रीजन बीइंग देयर इज नो फोर्स आउटसाइड अगेंस्ट विच द गैस कैन डू वर्क। अगर इन दोनों के को एक साथ यूज किया जाए तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन और निकलता है कि डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। So for expansion case, you'll find internal energy will not be changed. Internal energy change नहीं होगी, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी। So in case of free expansion, you'll find all the three quantities are 0, and there are reasons for all to be 0. Delta Q 0 because of its quick, delta W 0 no force against it, delta U 0 because both previous both are 0. Okay, कॉपी कीजिए और ये पॉइंट भी लिख लीजिए। यस सर, ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, तो फिर पिस्टन की जो स्पीड है वो अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएगी? ओके, ये जो प्रोसेस है ना, इतना रैपिड होता है, इतना रैपिड होता है। वो रैपिड होने का मैंने आपको रीजन भी बताया कि आप देखो प्रेशर 10⁻⁴ 5 होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और इस प्रेशर को यूज करके, ये जो प्रेशर है पहले एटमॉस्फेयर को काउंटर कर रहा होगा। अगर आपने एटमॉस्फेयर को हटा दिया तो ये इनसाइड का प्रेशर तो इमीडिएटली जस्ट उसी इंस्टेंट पे तो, या उससे पहले काफी बड़ा नंबर रहा होगा ना। और अगर ये काफी बड़ा नंबर है, इतना एक्सेलरेशन देगा, वी विल नॉट बी एबल टू एनालाइज एनीथिंग ड्यूरिंग दैट। किसी चीज को एनालाइज करने के लिए, अपने पास टाइम होना चाहिए। वी कैन विजुअलाइज की थिंग्स कैसे चेंज हो रही है। अगर चीजें बहुत फास्ट होते हैं, सो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में फेल कर जाते हैं आइडेंटिफिकेशन की क्या चल रहा है। और फिर वो इतना रैपिड होता है कि वी कैन नॉट से कि नेक्स्ट मोमेंट जब पिस्टन यहाँ पर होगा तो क्या चल रहा होगा, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज द पिस्टन एट दिस लोकेशन एट ऑल। जहां उसको स्पेस मिलेगा वहां तक जाएगा, इमीडिएटली जाएगा विद इन नो टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? सो इतना Yes, sir. फास्ट होता है कि हम लोकेशन पे इसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कुछ भी क्लेम नहीं कर पाते क्या होता है। फिर हम इसको क्वालिटेटिवली अंडरस्टैंड करते हैं। क्वालिटेटिवली टाइम बहुत कम है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं है, अगेंस्ट फोर्स नहीं है, इसलिए वर्क डन 0 है। दोनों को यूज कर लिया तो आइसोथर्मल कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। Sir, यस sir, but this will not be practically possible, right? Because we cannot immediately remove all the gas present on the other side and create a vacuum. It will take time and therefore it will move slowly comparatively. प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी की अगर आप बात करते हो तो इस पे अपने को क्या करना है? वैक्यूम क्रिएट करना है। अगर आप वैक्यूम कर पाते हो क्रिएट, देन यू विल रियलाइज कि सपोज कर लीजिए आपका पिस्टन यहाँ तक, सिलेंडर यहाँ तक जाता है, और आपने यहाँ पे वैक्यूम कर रखा है, इस पर गैस फिल कर रखी है, और इसको आपने किसी तरह से पहले होल्ड कर रखा था। इसके बाद जैसे आप इसको फ्री करोगे, इमीडिएटली ये पिस्टन आपके यहाँ पर रहेगा, इमीडिएटली आएगा। इमीडिएटली का मतलब आप समझ रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी सेकेंड्स, इट्स गोइंग Yes, टू बी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। और इतना understood. टाइम होगा कि हम, हमारे जो स्केल्स हैं टाइम मेजर करने के लिए, वो सफिशिएंट नहीं होंगे। तो जिसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते तो बोलते कि 10 लाइक, जैसे सपोज के लिए स्पीड ऑफ लाइट्स को आपको यहाँ से, सपोज के लिए आपके जहाँ पर आप बैठे हो वहां से 1 किलोमीटर दूर एक टारगेट रखते हो और मेजर करते हो कि वहां से वहां तक लाइट कितने टाइम पे जाती है। लाइट, मैं जस्ट कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे 0 टाइम पे जाती है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एंड यू कैन नॉट कैच द लाइट एट द इंस्टेंट की जो आपके टाइम पे आपकी लोकेशन पे थी और आपसे 1 किलोमीटर अवे थी, बिकॉज वेरी वेरी फास्ट।
एग्जैक्टली सिमिलर वे पे ये भी बहुत फास्ट होता है, तो हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाते प्रैक्टिकली इस चीज में। यू कैन मेक अ चैम्बर, create a vacuum, place a gas, and make this piston. Try to make this piston frictionless. अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो फिर ये फ्रिक्शन इसको काउंटर कर सकता है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है पीए का बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और अगर स्मूथ है तो इमीडिएटली यहाँ पे जाने वाला है। कई बार ऐसा बोलेगा कि प्रेप प्रोसेस वेरी स्लो, जैसे यहाँ पे फास्ट बोला है, तो अगर प्रोसेस फास्ट है तो एडियाबेटिक है, अगर प्रोसेस बहुत स्लो है और कंडक्टिंग कंटेनर है आपके पास, उसका मतलब क्या हम लोग लेने वाले हैं, क्या आप गेस कर सकते हो? कोई प्रोसेस हो रही है लेट्स से, एंड प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो एंड कंडक्टर्स आर कंडक्टिंग, सो इसको अगर हम लॉजिकली रिलेट करना चाहें तो किस प्रोसेस की तरफ ये इंडिकेट कर रहा होगा? इसका मतलब है वो ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है हीट को एक्सचेंज करने का, और जो भी हो रहा है सबको सेटल डाउन करने का। दैट मीन्स आउटसाइड और इनसाइड के बीच का जो टेम्परेचर है वो बराबर करने के लिए, टेम्परेचर के बारे में बात करेगा, वॉल्यूम के बारे में नहीं। ये पिस्टन हमारा मूव कर सकता है, वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं सब, वो मैं जनरल पॉइंट यूज बोल रहा था, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, वैक्यूम नहीं है, फ्री एक्सपेंशन नहीं है, ये एक जनरल पॉइंट था फास्ट प्रोसेस के लिए। तो कभी अगर स्लो प्रोसेस के लिए बात करता है, स्लो प्रोसेस के लिए, तो जब कभी एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होगी, इसका मतलब इन्वायरमेंट और सिस्टम के बीच में हीट एक्सचेंज होने का पूरा टाइम चल रहा है, और हम जानते हैं कि अगर थोड़ा सफिशिएंट टाइम मिलता है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं। जैसे आपका टी रहता है कप में, कुछ समय के बाद वो भी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को गेन कर लेता है अगर उसको सफिशिएंट टाइम मिला तो। सो अगर कोई प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो जा रहा है, दैट मीन्स उसका वही टेम्परेचर होगा सिस्टम के अंदर का जो सराउंडिंग का होगा। तो आइसो और सराउंडिंग का कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब उसको आइसोथर्मल कंडीशन जैसा ट्रीट कर सकते हैं। और एक्सट्रीमली फास्ट होगा तो फिर वी विल से कि ये एडियाबेटिक है। एनीवे जनरली इसको यूज करता है, और एक्सट्रीमली स्लो को बहुत रेयरली यूज करेगा तब इसको यूज कर सकता है, चलेगा। सो ये आपका फ्री एक्सपेंशन हो जाता है, और इसके बाद क्या बचता है? ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड थिंग्स। एक फेज डायग्राम था, आपने पूछा था कि फेज डायग्राम, या फिर मैं बता भी देता हूँ। फेज डायग्राम काफी पॉपुलर है, ग्रेजुएशन में आप काफी डिटेल में पढ़ने वाले हो। वेरी रफ वर्जन, बेसिक वर्जन बताने वाला हूँ। उससे पहले आपने कुछ लिखा था, वो पढ़ लेता हूँ। लाइक सम टाइम क्लोज द माउथ ऑफ एन इंजेक्शन एंड पुल द प्लंगर, इट गोज बैक। ओके, आपने जो लिखा है वो माउथ को क्लोज करने के बाद की बात कर रहे हो। उसमें आप हाँ समझ सकते हो, बिल्कुल। नामिश ने जो लिखा है वो बराबर जा रहा है, क्योंकि अगर जब इंजेक्शन को बैक साइड पुल करते हैं माउथ को बंद करके, तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट कर रहे होते हैं, और फिर वो वैक्यूम बार वाले प्रेशर उसको पुश कर देता है। गुड, दैट्स रिलेटेबल। फेज डायग्राम का मतलब कुछ ऐसा है, हम लोगों ने एक ये हीटिंग कर्व देखा था कि किसी सब्सटेंस को अगर आप हीट करते हो तो वो एक फेज से दूसरे फेज पे जाता है, टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है वो बताया था। किसी भी सब्सटेंस का फेज क्या हो, कौन से फेज पर वो लाइक करेगा, वो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या गैस होगा, वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं। केवल टेम्परेचर डिसाइड नहीं करता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, कितने टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। एग्रीड। लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें। हम अगर प्रेशर बदल देते हैं तो ये कन्वर्जन टेम्परेचर भी बदल सकता है। प्रेशर और टेम्परेचर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द फेज ऑफ एनी सब्सटेंस। सो आगे आप पढ़ेंगे, और उसका ग्राफ कैसा आता है वो आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वो 3 डायमेंशन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं P वर्सेस T ग्राम किसी भी सब्सटेंस के लिए।
सो अगर किसी भी सब्सटेंस के लिए आप पी और टी का डायग्राम बनाते हो तो ये आपको बताएगा कि किस तरह से प्रेशर, टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कौन से फेज में सब्सटेंस रहने वाला है, और दोनों मिलकर के ही ये डिसाइड कर पाते हैं कि कब फेज चेंज होगा। जो आपने ट्रिपल पॉइंट का भी मैंने बोला था या आपने पूछा होगा या पढ़ा होगा, तो तीनों फेज एक साथ कैसे हो सकते हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर डिसाइड करता है। तो इसका जो रफली ग्राफ जाता है कुछ ऐसा होता है कि ये क्वालिटेटिवली ही बना रहा हूँ अगेन, some sort of this in some sort of this। ये जो डायग्राम है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर किसी एक सब्सटेंस को, किसी मटेरियल का चेंज करते हैं तो उसके चेंजेस से कैसे कौन कौन से फेज रहते हैं। ये जो जोन है, ये वाला पूरा जोन, ये पूरा का पूरा जोन बताएगा कि वो सॉलिड कंडीशन में। दैट मीन्स अगर ये स्टेट आप लेते हो, दैट मीन्स दिस प्रेशर, दिस टेम्परेचर, देन यू कैन से कि वो सॉलिड है। सो ये पूरा स्पेस जितना भी ये है, ये सारा का सारा स्पेस सॉलिड को इंडिकेट कर रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली ये जो स्पेस है पूरा, वो उसके गैसियस नेचर के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब आपने ये स्टेट देखा, यानी ये टेम्परेचर देखा और ये प्रेशर डिसाइड किया किसी सब्सटेंस का, तो आप बता सकते हो कि वो गैस है। और ये जो बीच का पोर्शन है, दैट टॉक्स अबाउट लिक्विड। तो ये जो बीच का पोर्शन है, दिस वन, दैट्स इंडिकेटिंग लिक्विड। तो ये फेज डायग्राम होता है। कई बार आपसे पूछ लेगा और हो सकता है कि ऐसा डायग्राम दे दे और बोलेगा कि बताइए ये कौन सा, ये स्पेस किस फेज के बारे में बात कर रहा है, ये स्पेस किस फेज के बारे में बात कर रहा है, ये स्पेस किस फेज के बारे में बात कर रहा है। इस तरह से सिंपल पॉइंट्स पूछ सकते हैं ना। ये जो लाइन बनी हुई है ये बेसिकली सेपरेट करती है सॉलिड को गैस से। अगर कोई पॉइंट आप इस लाइन पे ले रहे हो, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर सॉलिड और गैस एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन केस यू आर चूजिंग द पॉइंट, मैं नाम दे देता हूँ। जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ पे चूज किया, इसका नाम 1 है। एक पॉइंट यहाँ पे चूज किया, इसका नाम 2 है। एक पॉइंट यहाँ पे चूज किया, इसका नाम 3 है। ये जनरल कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो। सो 1 पॉइंट पर आओगे, पॉइंट 1 पर सॉलिड प्लस गैस एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट पे, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस पर्टिकुलर प्रेशर पर। इन केस आपका प्रेशर टेम्परेचर 2 की लोकेशन का है तो इस पे लिक्विड और गैस एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप 3 वाले पॉइंट पर हैं तो सॉलिड एंड लिक्विड एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप रिलेट करना चाहो तो जैसे हम लोगों ने आइस और वाटर के बारे में बात किया था ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली वही बताने की कोशिश कर रहा है ये थर्ड पॉइंट। वो वाटर के लिए था, आइस और वाटर के लिए। हमारे पास न्यूमरस सब्सटेंसेस हैं, तो ऑलमोस्ट सारे सब्सटेंस इस तरह का डायग्राम बताते हैं। तो उसमें सॉलिड और लिक्विड एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड गैस एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड गैस एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। और एक खास पॉइंट होता है ये वाला, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। इसको अगर हम 4 पॉइंट देते हैं तो इसमें आप पाओगे कि इसमें आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल द 3 कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ। इसी को बोलते हैं दैट इज ट्रिपल पॉइंट। सो किसी भी सब्सटेंस का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, अगर वाटर के लिए यूज करेंगे तो वो वाटर का ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा। किसी भी सब्सटेंस का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, दैट इज अ कंडीशन फॉर प्रेशर, वो प्रेशर, वो टेम्परेचर। आप देखो कि एक पर्टिकुलर प्रेशर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा आपको। केवल एक ही पॉइंट मिलेगा पूरे सब्सटेंस के, एक सब्सटेंस के लिए, जिस पर तीनों का तीनों कंडीशन एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोल देते हैं। मेक सेंस?
और फिर इसके बाद फेज चेंज वाले देखना है तो ये फेज डायग्राम है, कौन सा फेज कब कब कैसे एग्जिस्ट करता है क्वालिटेटिवली, पूरा हम लोग क्वालिटेटिवली बात कर रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी देगा तो बता देगा कि ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर कितना है, तो जो यहाँ पे लिखा होगा उसको मेजर कर लेंगे। टेम्परेचर पूछेगा तो जो यहाँ पर लिखा होगा उसको मेजर कर लेंगे। इसके बाद में अगर आप ये देखना चाहो कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होना है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, लेट मी यूज दिस। तो अगर कभी सॉलिड से लिक्विड जाता है या फिर लिक्विड से सॉलिड जाता है तो वो इन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन से हो रहा होता है, जिसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं या फिर मेल्टिंग कहते हैं। तो फ्रीजिंग मेल्टिंग यहाँ पे चलता है। यहाँ पर लिक्विड इवेपोरेट कर सकता है या फिर गैस कंडेंस कर सकती है, तो कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन यहाँ पे चलता है इस पूरी लाइन पे, ट्रिपल पॉइंट के इस तरफ। और जो सब्लिमेशन वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे चलता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि सॉलिड कैन गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। यस दे कैन। So there is a chance for solid to get converted into gas, and gas can also get converted into solid directly without going for liquid. तो कभी अगर आपसे ऐसा पूछता है कि क्या सॉलिड को गैस तक जाने के लिए लिक्विड से जाना जरूरी है, नॉट नेसेसरी, सॉलिड कैन गो इनटू गैस। सिमिलरली क्या गैस को सॉलिड तक जाने के लिए लिक्विड से होकर के जाना जरूरी है? नो। सो इसलिए यहाँ पर भी एक चांस होता है, बट उसके लिए प्रेशर और टेम्परेचर को हमको देखना होता है। जनरली जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके लिए फिर हमको ये कन्वर्जन देखना होता है। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बदल लेंगे तो फिर डायरेक्टली ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, आपने लिखा है कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन कोएग्जिस्टिंग ऑन ट्रिपल पॉइंट। ये जो डायग्राम है अगर आप वो समझते हो तो ये डायग्राम आपको बहुत बड़ी बात बता रहा है और बहुत ब्रॉड लेवल पे बता रहा है कि किसी सब्सटेंस के साथ क्या चलता है डिफरेंट प्रेशर डिफरेंट टेम्परेचर पर। सपोज कर लीजिए जो आप डिवाइस यूज कर रहे हो स्क्रीन के लिए, लैपटॉप टैब और डेस्कटॉप और मोबाइल व्हाट्सएप, ये आपको सॉलिड कंडीशन पे नजर आ रहा है। वो सॉलिड कंडीशन पे इसलिए है क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो टेम्परेचर है उसके लिए इसको सॉलिड पे बनाया गया है। अगर हम प्रेशर टेम्परेचर को बदलते रहें तो दिस कैन बिकम लिक्विड, द सेम डिवाइस कैन बिकम लिक्विड, the same device can get converted into gas, and if we can have appropriate pressure and temperature simultaneously, all the three can coexist. मतलब partially liquid होगा, partially gas होगा, partially solid होगा। It can be done for any substance that we know. तो जो चीज हमको सॉलिड रियल लाइफ में लगता है वो सॉलिड इसलिए है क्योंकि उसका टेम्परेचर प्रेशर का जो कंडीशन है उसके लिए फेवरेबल है सॉलिड कंडीशन के लिए, मतलब वो इस जोन पे पाया जाता है। और जो लिक्विड्स है जैसे हमारा वाटर हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, ये मटेरियल्स हो गए या जो भी है, वो इसलिए लिक्विड रहता है क्योंकि उसका प्रेशर टेम्परेचर इस जोन का है, और गैस के लिए वो इस कंडीशन में पाया जाता है। सो ये आपको बताता है कि प्रेशर और टेम्परेचर बदलने से हम किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज कर सकते हैं, और कोई भी सब्सटेंस किसी भी फेज पर रह सकता है। 2 फेज एक साथ रह सकते हैं, 3 फेज एक साथ रह सकते हैं। हाँ, 3 फेज एक साथ केवल एक ही टेम्परेचर प्रेशर पर रहेंगे, एक पर्टिकुलर स्टेट पर रहेंगे, जबकि 2 फेजेस मल्टीपल स्टेट पे रह सकते हैं। आई गेटिंग दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जो ट्रिपल पॉइंट आपको मिला है ना वो एक ही पॉइंट है, जबकि फेज चेंज वाले पॉइंट्स ये सारे पॉइंट, जैसे 3 वाला देखो, 3 एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है, लेकिन उसमें न्यूमरस पॉइंट्स हैं। तो न्यूमरस पॉइंट्स पर यानी न्यूमरस प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन पर सॉलिड और लिक्विड को एक साथ रखा जा सकता है। न्यूमरस प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज पर लिक्विड और गैसेस को एक साथ रखा जा सकता है। न्यूमरस प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज पर गैस और सॉलिड को एक साथ रखा जा सकता है, लेकिन तीनों को एक साथ रखने के लिए केवल और केवल अपने पास एक पॉइंट होता है। इसलिए ये पॉइंट हमारे लिए खास इंपॉर्टेंस का हो जाता है और उसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और आप चाहोगे तो गूगल करके आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से मटेरियल के क्या टेम्परेचर क्या प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है। आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि कौन सा कितना होता है, बट क्वालिटेटिवली एनालिसिस करवा सकता है। यस सर, जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर बढ़ाया तो फिर वो गैस से पहले सॉलिड बनेगा फिर लिक्विड जाएगा।
हाँ, ये आप देख सकते, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो इसका इंटरप्रिटेशन जैसा है, जैसा आपने पूछा कि सपोज के लिए हम 1 पॉइंट पर है और आपसे बोलता है कि आपका स्टेट ये 1 था, उसके बाद आप जैसा इन्होंने बोला कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, तो ये टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखने वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और आपसे पूछेगा कि अगर वही टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हम प्रेशर, ये प्रेशर है, प्रेशर को बढ़ाते हैं, दैट मीन्स ऊपर जाते हैं, ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने का मतलब हम यहाँ पे स्टेट लेकर के आ रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। और प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिड बनता रहे, सॉलिड रहेगा, और प्रेशर बनाएंगे तो सॉलिड बनेगा। हो सकता है कि ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा हो, कभी जहां भी इंटरसेक्ट कर जाएगा वहां पर फिर वो लिक्विड कंडीशन में चला जाएगा। और अगर हम प्रेशर को डाउन कर रहे हैं सेम टेम्परेचर पर, तो फिर कौन सी कंडीशन पर आ जाएगा, गैस पर आ जाएगा। तो ये जरूर आपसे पूछ सकता है कि एक पॉइंट दे देगा, फिर उससे बोलेगा कि हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो बताइए, या किसी को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा फेज रहेगा। सब ग्राफ को देखेंगे। मैंने आपको जोन्स बता रखे, कौन सा किसका जोन है। तो अगर पॉइंट आपका सॉलिड जोन में जा रहा है, सॉलिड बनेगा। फ्यूचर में अगर इसको लिक्विड मिलता है तो लिक्विड बन जाएगा। तो अगर इस टेम्परेचर को कांस्टेंट करके आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो सॉलिड से लिक्विड पे चला जाएगा, उसके बाद गैस नहीं मिलेगी इसको। और सर अगर आप डाउन साइड जाते हो तो गैस मिल जाएगा। यस सर, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पे सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? तो वो तो उल्टा होता है ना। उसमें आप देखो, टेम्परेचर प्रेशर दोनों चल रहे होते हैं। आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। जनरली क्या होता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो आपको कुछ ऐसा मैकेनिज्म करना होगा कि टेम्परेचर ना बढ़े। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें टेम्परेचर, एक कंडीशन लगाई गई कि टेम्परेचर आपको कांस्टेंट मेंटेन करना है। अगर आप दोनों को फ्री कर दोगे तो प्रेशर बढ़ाते हो। आप देखो, किसी चीज को कंप्रेस करते हो, प्रैक्टिकली विजुलाइज कर लिए, किसी चीज को कंप्रेस करते हो तो वो हीटअप भी हो जाता है, कई बार उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो फिर वो अपना स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलेगा, वर्टिकल वाले में। बट इन केस अगर आप ऐसा करते हो, सपोज के लिए हमने पॉइंट यहाँ पे लिया टू बी, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से विजुलाइज करने के लिए रेड कलर यूज करते हैं, 4 की क्लोज लिया है। इसको अगर आप हीटअप करोगे तो लेट्स इसको करते हो और टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है, तो ये लिक्विड फेज पे एंटर मार जाएगा। अब देखो, आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताता, ज्यादा प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड बन सकता है। आपने अर्थ के बारे में पढ़ा है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में आपने देखा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कभी आप पढ़ेंगे। एक कोर होता है सबसे इनसाइड में जाकर के, कोर को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। बहुत पॉपुलर है और बहुत ऑब्वियस है। एक इनर कोर होता है, एक ये आउटर कोर होता है। एनीबॉडी नोज की जो आउटर कोर है अर्थ का, किस फेज पर है? लिक्विड। लिक्विड फेज पर है। नाउ यू सी, जब आप अंदर जाते हो तो अंदर बाहर का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, अंदर बहुत प्रेशराइज करता है। सो जैसे ही आप इनसाइड जाते हो, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर कम बढ़ा, प्रेशर ज्यादा, और टेम्परेचर भी बढ़ता है, दोनों बढ़ता है। तो उसकी उसकी मतलब प्रेशर बढ़ने से भी हम फेज चेंज लिक्विड अचीव कर सकते हैं प्रैक्टिकली, दैट्स फीजिबल। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया होता तो और भी जो पोर्शन है वो भी लिक्विड बन गया होता। हालांकि अंदर जाने पे टेम्परेचर भी हमारा बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। यस सर, वो लिक्विड सेम ही लिक्विड होगा क्या जो हमने आगे जाके जो मिलने वाला है वो लिक्विड होगा क्या, या प्लाज्मा के हाँ, साथ मतलब एक देखिए ना, एक सब्सटेंस जैसे वाटर का देखो ना, अपना पॉपुलर एग्जांपल है। अगर आइस है आपके पास, तो आइस कभी भी मेल्ट करेगी तो वाटर ही बनेगा, सेम लिक्विड बनेगा। तो वो कंटेंट ऑफ सॉलिड पे, ये जो है एक सब्सटेंस के लिए, ये जो ग्राफ है, दिस इज फॉर वन सब्सटेंस, ये मटेरियल, ये मिक्सचर के लिए नहीं है। तो अगर सॉलिड कभी मेल्ट करेगा तो वही लिक्विड बनेगा जो लिक्विड उसका बनता है, और जब वो गैस पे जाएगा तो वही गैस बनाएगा जो गैस उसकी बनती है। तो वाटर होगा तो H2O बनाएगा, वेपर बनेगा कभी भी जब गैस बनेगा। तो ये फॉर वन सिंगल सब्सटेंस के लिए। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि प्रेशर कैन आल्सो लिक्विफाई थिंग्स, सो टेम्परेचर टुगेदर डिसाइड्स व्हाट हैपेंस। और क्वालिटेटिवली आप इसको याद रखेंगे, इसको ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी निकालेंगे, कैलकुलेशंस भी करेंगे ट्रिपल पॉइंट्स का अलग अलग सब्सटेंस के लिए। उसके लिए फिर आपको सपोर्टिव मैथमेटिक्स बताई जाएगी कि कौन सी मैथ्स लगती है, और इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अपने लिए इतना काफी है। जनरली जेई मेन और एडवांस में ऐसा पूछता नहीं है, बट अगर कभी पूछ दे फिजिक्स में
तो आप इसको यूज कर सकते हो, चलेगा। सो ये आपका हो जाता है रिलेटेड टू दिस। सो इससे आपका थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाता है और कोई भी मेजर पॉइंट्स नहीं बच रहा अभी। आपको अगर किसी पॉइंट में डाउट आ रहा है, कोई चीज रिवाइज करवानी है, थर्मोडायनेमिक्स, हीट, एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, उससे रिलेटेड, तो आप एक बार बोल सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और बाकी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो आप एससीबी एनसीईआरटी से आप पढ़ लोगे। जनरली लीस्ट लाइकली एग्जाम में पूछता है, बट स्टिल यू नीड टू नो थिंग्स। तो थ्योरी आप पढ़ रहे हो किसी भी एक बुक से, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वी हैव कवर्ड इट। सो इफ देयर इज एनीथिंग टू री एक्सप्लेन, लेट मी नो। अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। और अभी अपने पास 10-15 मिनट्स है, मैं आपको इसको ब्रीफ अप कर सकता हूँ, ये समराइज कर सकता हूँ कि अपना जनरल एक आइडिया दे सकता हूँ कि 12th में जो चैप्टर्स हैं वो किस तरह से रहेंगे ओवरऑल। एंड फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट कर लेंगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की ग्राफ, हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर आरएमएस वेलोसिटी। Angular RMS velocity. That's tough. Anyway, we will talk. So पहले आपने बोला जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के ग्राफ, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के ग्राफ के लिए आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ। ग्राफ ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इस काइंड ऑफ जनरल टाइप का बोल दिया गया है, जनरलाइज करने की कोशिश की गई है। और ग्राफ अगर आपसे पूछता है तो कैसे हम लोग डील करते हैं, तो आप बोलोगे पी वी रेज टू पावर एम को कांस्टेंट बोला गया था। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से अपने को पता चलेगा पी एम वी रेज टू पावर एम माइनस 1 डीवी प्लस डीपी वी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब जीरो डिफरेंशिएशन। इज जस्ट लाइक पी वी रेज टू पावर गामा वाला केस चल रहा है, एडियाबैटिक वाला, बस गामा को एम से रिप्लेस किया गया। तो अपने पास ये बचेगा एम पी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी पी इंटू वी। सो स्लोप, स्लोप पता करना। सो स्लोप की जो वैल्यू आ रही है वो डी पी अपॉन डी वी आ रही है। अगर अपने को स्लोप पता होता है, ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ स्लोप पता कर लेते हैं। सो डी पी बाई डी वी की वैल्यू जो अपने पास आ रही है वो माइनस एम पी बाई वी आ रही है। नॉट टू सरप्राइज, ये वही है माइनस गामा पी बाई वी, बस गामा को एम से रिप्लेस कर दिया गया। नाउ इसका जो स्लोप होगा वो एम की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। और ग्राफ, ये जब कभी ऐसा ग्राफ होता है तो उसको हम कैसे प्लॉट करते हैं, उसको ऐसे प्लॉट करते हैं। तो अपीयरेंस वाइज क्वालिटेटिवली वो ऐसे ही रहेंगे जैसा आपको गामा का दिखता है, बट वो डिफरेंस क्या करा सकता है कि दो पॉलीट्रॉपिक को कंपेयर करा सकता है एंड ऑल दैट। लेट्स से कि ये एक ग्राफ बना है पर एक ये ग्राफ बना है, इसको हम 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। तो जैसा हम लोगों ने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को कंपेयर किया था, आपने देखा था प्रीवियस एग्जाम में, या अभी जो जस्ट जेईई मेन का एक टेस्ट हुआ है आपका, उस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एडियाबैटिक ही दोनों देकर के ये पूछ लिया गया था कौन सा एटॉमिसिटी रहेगी गैस की, या कौन सा ग्राफ किस गैस के बारे में बता रहे हैं। सिमिलरली पॉलीट्रॉपिक के बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि पॉलीट्रॉपिक दो प्रोसेस दे देगा, कौन सा ग्राफ किस प्रोसेस का है। तो इनके जो ग्राफ होंगे, पहला जो आपका क्वेश्चन था कि कैसा ग्राफ दिखेगा, ग्राफ का अपीयरेंस सिमिलर दिखेगा जो एडियाबैटिक का रहता है या फिर जो आइसोथर्म का रहता है। तो जब कभी पीवी रेस्ट पावर समथिंग प्लॉट करते हैं तो ये होता है। अब इसमें समथिंग में कुछ वैल्यूज को मैं एक्सक्लूड कर रहे हैं। आप चाहोगे तो अगर एम को नेगेटिव लिया, ये हमने किसके लिए प्लॉट किया है, एम पॉजिटिव के लिए, तो एम को अलग अलग रखोगे तो अलग अलग ग्राफ बन जाएंगे। अगर आपने एम को पॉजिटिव रखा है तो ऐसा दिखेगा, एम को 0 रख दिया है तो पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपने एम को नेगेटिव रख दिया है तो पी इज इक्वल टू वी रेस्ट पावर समथिंग जाएगा। फिर अगर M1 है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, M2 है तो पैराबोला जाएगा, M3 है तो अकॉर्डिंगली जाएगा।
पॉजिटिव के लिए आप इस तरह से देख सकते हो, जनरली वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव भी देगा तो उसको प्लॉट कर सकते हो, isn't it? जैसे कि अगर m की वैल्यू 0 देता है तो p कांस्टेंट हो जाएगा, p कांस्टेंट का ग्राफ आप जानते हो। अगर m की वैल्यू 1 देता है तो t कांस्टेंट हो जाता है, उसका ग्राफ आप जानते हो। एल्स अगर m की वैल्यू लेट से -1 देता है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इन केस m की वैल्यू -2 देता है तो पैराबोला हो जाएगा। ये सारे आप ड्रॉ कर सकते हो, isn't it? और अगर m पॉजिटिव तो इस सेंस का दिखेगा 0 से बड़ा है, 0 को छोड़ करके 0 में कांस्टेंट हो जाता है। एनीवे कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? किसका m ज्यादा रहा होगा, m1 और m2? फर्स्ट का एक का m1 है, दूसरे का m2 है, तो कौन सा ज्यादा होगा वो पता कर लेंगे। जिसका स्लोप कांटेक्ट पॉइंट पर आएंगे, स्लोप पता करेंगे, जिसका स्लोप ज्यादा है वो उसका m ज्यादा रहेगा। तो ये 2 का स्लोप ज्यादा है तो आप बोलोगे यहाँ से ये कंक्लूड किया जा सकता है m2 ज्यादा है। तो क्वेश्चन जब दिया जाएगा वहां पे ये वैल्यू दी जाएगी, उस वैल्यू को देख करके हम बता सकते हैं जिसका m ज्यादा होगा उसको 2 जैसा दिखाएंगे, जिसका m कम होगा उसको 1 जैसा दिखाएंगे, अगर उनको इंटरसेक्ट करता है। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वैल्यूज ग्राफ विल बी डिफरेंट। अंडरस्टूड? तो वो अब पॉलीटॉपिक प्रोसेस लोगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जनरली क्या करता है, वो एक ऐसी प्रोसेस देता है जो पॉलीटॉपिक टाइप की होती है। उससे आपसे ग्राफ ड्रॉ करवा लेगा या फिर आपसे वर्क डन पता करवा लेगा या फिर हीट के बारे में पता करवा लेगा। लास्ट क्लास में उन्होंने क्वेश्चन किया था या जब भी इसको डील किया था क्वेश्चन किया था, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं क्वेश्चन देता, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, एग्जाम में आया हुआ था, बट सिमिलर टाइप का कुछ फ्रेम कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए ऐसा बोलता है कि इफ pt raised to power 11 is equal to constant, ये की प्रोसेस दी गई है और आपसे पूछता है कि आप वर्क डन निकालिए, फाइंड वर्क डन बाय 1 mole of monoatomic gas when temperature changes from 27 Celsius to 57 डिग्री सेल्सियस। सो कभी अगर ऐसा बोलता है कि ये प्रोसेस है pt raised पावर 11 कांस्टेंट है और आपको वर्क डन निकालना है 1 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए जो इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक चेंज होता है। तो आपको सॉल्व करने के लिए वे आउट्स हैं। आप बोलोगे वर्क डन की वैल्यू pd भी होती है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। p की वैल्यू यहाँ से उठाकर रखोगे, फिर आपको पता चलेगा वो t आ गया है, फिर कांस्टेंट भी आ रहा है, फिर आपको pv इक्वल टू nRT लगाना होगा, साथ ही साथ इसको भी यूज करना होगा pv रेस्ट पावर 11 इज इक्वल टू कांस्टेंट को। इन तीनों को यूज करोगे, सिंपलीफाई करोगे, फिर आपको एक वर्क डन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। फिर उसको इस तरह से यूज करना है वर्क डन के एक्सप्रेशन को भी टेम्परेचर के टर्म में आए, क्योंकि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया गया है। सो आप पाओगे कि वो एक बार हम लोगों ने जो स्टेप्स किए थे सारे स्टेप्स करने पड़ जाएंगे, और अगर आपको याद है तो फिर आप डायरेक्टली भी जा सकते हो कि ये सब करने के बाद आपको मिलेगा क्या। आपको मिलेगा W इज इक्वल टू व्हाट वाज दैट, इट वाज लाइक NR T final minus T initial 1 minus M। सो अगर आपको ये वर्क डन का फॉर्मूला याद है तो अपना काम हो जा रहा है। फॉर्मूला एक बार चेक कर लीजिए, पर्टिकुलरली माइनस साइन, तो 1 माइनस M मैंने नीचे लिखा हुआ है और फाइनल माइनस नीचे लिखा हुआ है। सो जमता है, ये अपना वर्क डन आना है। अब अपने को M पता चल जाए अपना काम हो गया ना, बाकी सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए। M को कैसे पता करेंगे, ये क्वेश्चन, ये PT था, सॉरी V नहीं था। सो ये PV रेस्ट PT रेस्ट पावर 11 था। अब आप इसको इन दोनों को यूज करके M पता कर लो।
टी को एलिमिनेट कर लो। जैसे आप टी को एलिमिनेट करोगे तो टी की वैल्यू पी भी लिखी जा सकती है। सो दिस विल बिकम पी पी वी रेस्ट पावर 11 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये बनेगा p रेस्ट पावर 12 v रेस्ट पावर 11 इक्वल टू कांस्टेंट। सो p v रेस्ट पावर 11 by 12 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या यहाँ से आपको m की वैल्यू पता चल जा रही है? हाउ मच द m इज 11 by 12। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। एक बार आपको 11 by 12 m पता चलता है, आपको फॉर्मूला आपके सामने है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दैट्स द यूज ऑफ पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक बहुत सारी प्रोसेस को काउंट कर लेता है, और अगर कोई भी प्रोसेस दी गई होगी उसको हम पीवी के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, पीवी रेस्ट पावर एम, सिंप्लीफाई करेंगे, वर्क डन बताएंगे, इंटरनल एनर्जी बता देंगे, हीट का भी एक्सप्रेशन बताया था वो भी बता सकते हैं। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना था। N was 1 mole, R is R, T final minus T initial is going to be 30 divided by 1 minus 11 by 12। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो सारा कुछ यहाँ से बता सकते हैं। 12 ऊपर चला जाएगा, 360 हो जाएगा। सो ऐसा अपना आंसर कर सकता हूँ। मेकिंग सेंस? तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, उसका ग्राफ कैसा बनाएंगे? ग्राफ बनाना होगा तो इस तरह का दिखाएंगे। m पॉजिटिव है, m अलग अलग वैल्यूज हैं, दिस काइंड ऑफ जनरल एक्सप्रेशन, और ये बाकी सारी प्रोसेस को भी काउंट कर लेता है। इसके बाद आपने पूछा था हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर आरएमएस वेलोसिटी। सो एंगुलर आरएमएस वेलोसिटी निकालने के लिए आई डोंट नो आप किस पर्सपेक्टिव में आप पूछ रहे हो। अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि जो गैसेस होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे होते हैं उनकी एंगुलर आरएमएस निकालना है, तो हम लोगों ने देखो कुछ बात किया है। अपने पास जो गैस होती है कुछ मोनोएटॉमिक होती है, कुछ डायएटॉमिक होती है, कुछ पॉलीएटॉमिक होती है। आरएमएस वेलोसिटी सबके पास होती है, स्पीड सबके पास होती है, चाहे वो मोनोएटॉमिक पार्टिकल हो, ये भी मूव करता है, स्पीड होती है इसके पास v। कौन सी स्पीड्स होती है वो आपको पता है, vx, vy, vz, तीनों डायरेक्शन में होती हैं। डायएटॉमिक होगा तो डायएटॉमिक कुछ ऐसा दिखाएगा, इनके पास भी स्पीड्स होती हैं। पॉलीएटॉमिक होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर इट कैन बी डिफरेंट और इट कैन बी लुक लाइक दिस। नाउ जो हमने आरएमएस स्पीड कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो, तो वी आरएमएस हम लोगों ने पता किया था। हालांकि इसका हमने डेरिवेशन किसी शॉर्ट तरीके से कर लिया था। इसकी जो आरएमएस स्पीड आई थी वो अंडर रूट आई थी 3RT/m। आपको ये अच्छे से याद होगा। अगर आपको याद हो तो इसका हमने डेरिवेशन कैसे किया था, पहले प्रेशर निकाला था और प्रेशर निकालने के बाद वी वेंट फॉर पीवी इक्वल टू एनआरटी, वहां से रिलेट किया था। अदरवाइज अगर आपको वीआरएमएस निकालना है तो आपको मैक्सवेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करना होता है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी नहीं कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अपने जेईई से रिलेशन से सिलेबस से आउटसाइड है। बट यस, उसके लिए हम लोग रूट लगाते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इंडिविजुअल वेलोसिटी निकालते हैं, एन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन डीएन करते हैं। आई हैव गिवन यू आइडिया कि कैसे पता करते हैं। इन केस अगर आपको n एज अ फंक्शन ऑफ v पता हो, n एज अ फंक्शन ऑफ v, तो हम आरएमएस स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर मोस्ट प्रोबेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताते हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है। आरएमएस एंगुलर वेलोसिटी, फर्स्ट वाले केस में एंगुलर वेलोसिटी जैसा कुछ नहीं रहेगा मोनोटॉमिक गैस के लिए। हाँ, मैक्सवेल रिलेशन अगर आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री में रहता है, यस। और अगर ब्रॉडर वर्जन आपको दिया गया है तो आप उसको यूज कर सकते हो। फिजिक्स में वो पूछता नहीं है, इसलिए हम उसको अवॉइड किया। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो मोनोटॉमिक गैसेस के लिए स्पीड जो होती है वो केवल ये रहती है, ट्रांसलेशनल रहती है, इसका रोटेशन होता ही नहीं है, तो एंगुलर वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए अगर आपसे पूछता है कि ओमेगा आरएमएस कितना है, तो हम बोलेंगे ओमेगा आरएमएस 0 है। व्हाई देयर इज नो ओमेगा? 0 क्यों है? क्योंकि कोई ओमेगा है ही नहीं, रोटेशन है ही नहीं अपने पास में।
डायटोमिक के बारे में अगर आप बात करोगे तो डायटोमिक में दो तरह से रोटेशन चल रहा होता है, एक वाई एक्सिस के अबाउट और एक जेड एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस वाला मीनिंगलेस होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। इस पर आरएमएस आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें 3 डायमेंशन है, इसका भी आरएमएस आएगा। तो अगर आपको आरएमएस पूछेगा कैसे कैलकुलेट करना है, तो अपने को क्या करेगा वो, फिर वो ये बताएगा मैक्सवेल जैसा रिलेशन एन एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा। सो अगर ये एक्सप्रेशन आपको देता है, मे बी एक्चुअल देता है, मे बी सिंप्लीफाइड वर्जन देता है, हाइपोथेटिकल देता है, सो अगर अपने को ये पता हो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस ओमेगा से ओमेगा के रिस्पेक्ट में कैसे चलते हैं, तो फिर हम ओमेगा आरएमएस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा आरएमएस इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट, सो दैट्स द जनरल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ओमेगा का स्क्वायर dn डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dn। और ओमेगा की वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर देंगे अगर कोई कंस्टेंट हमारे नहीं, यानी 0 से इनफाइनाइट तक इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये टोटल नंबर n बन जाएगा। फिर जो n ओमेगा का फंक्शन दिया होगा इससे dn कैलकुलेट कर लेंगे। आप जानते हो dn क्या बनेगा, समथिंग इनटू d ओमेगा बन जाएगा, फिर ये ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप आरएमएस निकाल सकते हो। और इस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन निकल के आता है, इसको आप याद रख सकते हो। ओके, मैक्सवेल रिलेशन आपने बताया, केमिस्ट्री में सर ने बताया हुआ है, तो आपके लिए और भी अच्छी बात है, तब आप सारी वेलोसिटीज को ड्राइव भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो डेरिवेशन करने किया जा सकता है फिर तो उसका। एनीथिंग एल्स, अदरवाइज टाइम इज अप। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पे चलेंगे और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इज डन। Okay, so see you in the next lecture. Thank you everyone then.